Okay, students, welcome to the session. Let's continue our discussion on mole concept. So far, we have discussed up to, I think, stoichiometry. So, after stoichiometry, one of the most important topic which we are going to discuss is concentration terms. So, let's talk about that. लास्ट टाइम पे अपन ने लिमिटिंग रिएजेंट तक के जो क्वेश्चंस हैं उसको कर लिया था. स्टोइकोमेट्री का एक टाइप मैंने आपको बताया था कि लिमिटिंग रिएजेंट भी उसका एक टाइप है. और लिमिटिंग रिएजेंट में मेनली क्या होगा, एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको रिएक्टेंट के लिए देता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंसंट्रेशन टर्म. अब कंसंट्रेशन टर्म जो है स्टूडेंट्स, वो आप मान के चलो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और दिस पार्टिकुलर टॉपिक ये सिर्फ मोल में ही नहीं, इवन आपके सॉल्यूशन चैप्टर जो बाद में आप देखेंगे सीबीएसई के अकॉर्डिंग क्लास 12th में आ जाता है वो, और सॉल्यूशन चैप्टर भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें आप मान के चलो कि कंसंट्रेशन टर्म्स के काफ़ी एप्लीकेशंस हैं. वो पूरा चैप्टर में 30% पार्ट यही है जो अपन मोल में ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मोल में भी ये क्वेश्चंस आते हैं और सॉल्यूशन में तो इसका यूज होगा ही, और ज़्यादा वाइडर एप्लीकेशन इसका आता है. तो कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स. मैंने इसमें कुछ भी अटैच नहीं करा है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पे लेके जाऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि मेनली कंसंट्रेशन टर्म कहता क्या है. ठीक है, बहुत ही बेसिक बात करेंगे. सॉल्यूशन चैप्टर के टाइम पे ज़्यादा डिटेल में बात कर लेंगे, लेकिन अभी अपना मेन फोकस जो है वो ये होना चाहिए कि मेरे से क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए कंसंट्रेशन टर्म के, अगर मोल में भी आता है तो किसी भी मटीरियल में. ठीक है, चलो देखिए. बहुत बेसिक चीज़ों को मैं बताता हूँ आपको, जो पहले से हो सकता है जूनियर क्लासेज में आपने देखा भी होगा. सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो कंसंट्रेशन टर्म है ये मेनली अपन किसके लिए डिफाइन करने जा रहे हैं, सॉल्यूशंस के लिए. ठीक है ना, ये अपन सॉल्यूशंस के लिए डिफाइन कर रहे हैं. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज मेनली मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स. एक कंपोनेंट ए नाम देते हैं, एक कंपोनेंट का नाम बी देते हैं. कंपोनेंट ए है आपके पास सॉल्यूट, और कंपोनेंट बी आपके पास है सॉल्वेंट. वैसे तो बहुत सारे केसेज होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिटरमाइन करने का, बट जो सबसे जनरल तरीका है वो ये है कि सॉल्यूट का जो अमाउंट होना चाहिए वो काफ़ी कम होना चाहिए सॉल्वेंट के अमाउंट से. और आपको पता चल गया कि सॉल्यूट में जब सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो जो आएगा वो क्या है, सॉल्यूशन है. और मैथमेटिकली इसका बहुत ज़्यादा यूज होने जा रहा है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन. ठीक है, अब वो अगर लग रहा है कि ग्राम ग्राम में लेने लायक है तो ग्राम प्लस ग्राम विल बी ग्राम, एम एल प्लस एम एल विल बी एम एल, बट यू कैन नॉट ऐड ग्राम प्लस एम एल, राइट. सो अभी से ही आप दिमाग में बैठा लो कि अगर ग्राम में दिया है और एक एम एल में दिया है तो दोनों को पहले एक यूनिट में लाइए, फिर सॉल्यूशन की बात होगी. ठीक है ना. अब कंसंट्रेशन टर्म का मीनिंग क्या है, आइए जरा इस बात को समझते हैं. पहले एक जनरल एग्जांपल, नॉर्मल सा एग्जांपल पूछता हूँ, इसको थोड़ा सा आप अपने दिमाग में घुमाना. लेट्स से मैंने आपको बोला कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया, बहुत ही बेसिक सॉल्यूशन बना लेते हैं सॉल्ट एंड वाटर का. तो सॉल्ट एंड वाटर का हमने दो टाइप का सॉल्यूशन बनाया, एक सैंपल ए है और दूसरा सैंपल बी है. तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ए जो सैंपल है स्टूडेंट्स, इसमें मैंने यूज किया है 20 ग्राम सॉल्ट का, 20 ग्राम NaCl का यूज किया है. और जो बी है उसमें हमने यूज किया है लेट्स से 50 ग्राम सॉल्ट का. ठीक है ना, ये अपन ने यूज किया है. ठीक है, बहुत ही जनरल सी बात कर रहे हैं, अभी इस पे आ भी नहीं रहे. अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि सैंपल ए और सैंपल बी में ज़्यादा सॉल्टी कौन है, या किस में सॉल्टनेस की इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो अगर आप सोचें तो ऑब्वियस सी बात है, लगेगा ऐसा कि बी 50 ग्राम सॉल्ट ज़्यादा सॉल्टीनेस कंटेंट करेगा अपने अंदर, है ना. और क्योंकि ये इसमें सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा है. ओके, नाउ अब ज़रा इमेजिन करिए, मैंने कहा 20 ग्राम सॉल्ट को 20 ग्राम सॉल्ट को मैंने 500 ग्राम वाटर या फिर 500 ml वाटर में मिक्स किया था, और 50 ग्राम सॉल्ट जो लिया है इसको मैंने 2000 ग्राम वाटर में ऐड किया था. अब आप बताइए किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, जाहिर सी बात है इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है. सो द पॉइंट इज कि अपने को ये सोचना है कि आप ये सिर्फ सॉल्यूट के अमाउंट को देख के, इस जगह पे सॉल्यूट कौन है, सॉल्ट, और सॉल्वेंट कौन है, वाटर. सॉल्यूट कौन है, सॉल्ट, और सॉल्वेंट कौन है, वाटर. तो ये
2050 ग्राम का सॉल्यूशन बना और ये 520 ग्राम का सॉल्यूशन बना। अब आप एक बात देखो कि इतने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सिर्फ 20 ग्राम सॉल्ट है, जबकि इतने ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में 50 ग्राम सॉल्ट है। तो ज़्यादा सॉल्टीनेस किस में आएगा? इस वाले में आएगा, क्योंकि 500 ग्राम वाटर में 20 ग्राम सॉल्ट को मिला रखा है। सो माय पॉइंट इज कि कंसंट्रेशन कभी भी जब आप मेजरमेंट करेंगे तो वो रिलेटिवली मेजर्ड होगा। वो देखना पड़ेगा कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के अमाउंट में कितना सॉल्यूट आपने मिलाया है। तो इसीलिए कंसंट्रेशन को अपन डिफाइन भी ऐसे करते हैं कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बोल दो या फिर सॉल्यूशन बोल दो, क्योंकि सॉल्यूशन ओवरऑल आ जाएगा, तो पर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बोलेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। फिलहाल डेफिनेशन से ज़्यादा अच्छा है कि अपन इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली समझे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि हम लोगों को हर बार क्या करना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को किसके साथ कंपेयर करना है स्टूडेंट्स? इसको कंपेयर करना है बेसिकली अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बोल लो या फिर सॉल्यूशन बोल लो, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, इसके साथ कंपेयर करना है। अभी जो कंपैरिजन है इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, इसीलिए वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स की बात होती है। बहुत सारे इसके मेथड्स हो सकते हैं इसको कंपेयर करने के, उन्हीं मेथड्स को अपन वन बाय वन डिस्कस अप करेंगे कंसंट्रेशन टर्म में। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो कंसंट्रेशन टर्म में जो सबसे पहला आता है वो आता है परसेंटेज वाले। तो परसेंटेज वाले में सबसे पहले आया परसेंटेज W/W। यहाँ आपको क्या करना है, वेट ऑफ सॉल्यूट। व्हेन आई एम सेइंग वेट ऑफ सॉल्यूट, सो यू हैव टू टेक द मास इन ग्राम। अगर ऊपर ग्राम तो नीचे भी ग्राम, ऊपर केजी तो नीचे भी केजी। वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से कंपेयर कर लो यार कि पूरे सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट का है, ठीक है ना। सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100, ये आ गया, जो जूनियर क्लास में भी आप देख चुके होते हैं। सेकंड जो आता है वो आता है परसेंटेज V/V। अब वेट की जगह क्या लगा दो, सिर्फ वॉल्यूम लगा दो। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप देख रहे हो ना, हर बार किससे कंपैरिजन हो रहा है, सॉल्यूशन के अमाउंट से कंपैरिजन हो रहा है। इसमें अगर ऊपर ml लिया तो नीचे भी ml ले लीजिए, ऊपर अगर लीटर लिया तो नीचे भी लीटर ले लीजिए इनटू 100, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें थर्ड, तो इसमें अपन बात करेंगे परसेंटेज W/V का। परसेंटेज W/V क्या हो गया, ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट। ऊपर W है तो वेट लेंगे ग्राम में, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आप खुद सोचो यार, ऊपर ग्राम है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली वॉल्यूम में अगर अपन यूनिट देखें तो क्या आना चाहिए, ml, मिलीलीटर। और अगर ये आपका kg होता तो नीचे अपन लीटर लेते इनटू 100। तो ऐसे करके हम लोगों ने ये 3 सेट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स बनाए जो सारे परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म के अंदर में आएगा। परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर ये तीनों आ गए। इसका भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो पहले तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कंसंट्रेशन टर्म्स में। तो इसको अपन नोट करते हुए चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद इन तीनों में अगर बात करें तो ये कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फोर्थ में हमारे पास आता है स्टूडेंट्स मोलैरिटी, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा मोल कॉन्सेप्ट के टाइम पे, मोलैरिटी। अब ये सब जूनियर क्लासेज में जनरली डिस्कस नहीं होता है। तो मोलैरिटी, इसको कैपिटल M भी बोलते हैं, या फिर कई बार इसको बोलते हैं मोलर से रिप्रेजेंट करेगा। बोलेगा क्या, 2 मोलर सॉल्यूशन, 5 मोलर सॉल्यूशन। तो मोलर वर्ड से समझ जाना मोलैरिटी की बात कर रहा है। इवन इसका सिंबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये M आ गया कैपिटल M तो समझ जाना कि वो मोलैरिटी की बात कर रहा है। और मोलैरिटी जो होता है स्टूडेंट्स, वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है, ऊपर में आप ले लीजिए मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसका, सॉल्यूट का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम जो आप ले रहे हैं तो ये हमेशा लीटर में लेना है, यही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसके बाद फिफ्थ जो आता है, इससे मिलता जुलता टर्म आ जाएगा मोलैलिटी। और मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेगा, या फिर कई बार बोलेगा मोलल, MOLAL, है ना। तो इसमें क्या करना है, देखिएगा जरा ध्यान से, ऊपर में तो वही रहेगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसका, सॉल्यूट का। आप देखिए ना, हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट का सॉल्यूशन से, सॉल्यूट का सॉल्यूशन से, सॉल्यूट का सॉल्यूशन से कंपैरिजन चल रहा है। बट इस बार
सॉल्यूट का कंपैरिजन किससे चलेगा? सॉल्वेंट से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यूनिट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो ध्यान रखना पड़ेगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। चलिए, इसके बाद मोलैलिटी, मोलैलिटी हो गया। इसके बाद इस यहीं पे अटैच कर देता हूं मैं, नॉर्मेलिटी का अगर यूज करना पड़ा, नॉर्मेलिटी का यूज करना पड़े, वैसे तो ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ आता है, बट अभी के लिए और ज़्यादा इजी और ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि आप मोलैरिटी पे पहुँच जाओ और मोलैरिटी पे पहुँचने के बाद उसको वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये वैलेंस फैक्टर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको मोल में आइडिया लग जाता है, नहीं तो रेडॉक्स के टाइम पे अपन डिस्कस करते हैं। फिलहाल अभी के लिए मैं आपको इतना हिंट देता हूँ कि कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 3 टाइप के सब्सटेंस मेनली आपसे पूछे जाते हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट्स। तो एसिड में जो वैलेंस फैक्टर है उसको बोलते हैं बेसिसिटी। जैसे अगर हमारे पास एसिड H2SO4 है तो कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है? 2, तो बेसिसिटी 2 आया। इसी तरीके से अगर हमारे पास HNO3 है तो HNO3 में कितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है? 1, तो बेसिसिटी 1 आया। H3PO4 कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है? 3, तो बेसिसिटी 3 आया। ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो मोलैरिटी आप निकालना सीख जाओगे, वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके नॉर्मेलिटी पे पहुंच जाना है। बेस की बात करें स्टूडेंट्स, तो जैसे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन यहाँ काउंट किया था, यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड देखेंगे, NaOH अगर आपसे पूछा तो जाहिर सी बात है इसका बेसिसिटी कितना होगा? 1। इस तरीके से अगर हमारे पास CaOH का होल 2 है तो यहाँ पे कितना आ गया? 2, और AlOH का होल थ्राइस है तो यहाँ पे कितना आ गया? 3। सॉल्ट में बात करें तो सॉल्ट में उसके चार्ज को देखना पड़ेगा। NaCl, आपको पता है कि Na प्लस और Cl माइनस में है, तो चार्ज ऑन कटायन या एनायन कितना हुआ? 1, तो 1 देख लीजिए। इसी तरीके से अगर हमारे पास लेट से AlCl3 है तो हमें पता है कि ये कैसे टूटेगा? Al प्लस 3 और 3Cl माइनस में। चार्ज देखिए, नेट चार्ज, नेट चार्ज या तो +3 लो, नहीं तो 3 इंटू -1 -3 लो, मतलब इसको तो पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा 3। तो ऐसे करके आप बैलेंस फैक्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट मेनली इन्हीं लोगों के साथ डील करना पड़ता है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा देखा जाए तो कंसंट्रेशन टर्म का मैंने कुछ फॉर्मूला आपको दिया, इसके अलावा भी अपने को 1-2 और जगह देखना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये 3 सेट अलग है, ये 3 सेट फिर अलग है, ये 3 सेट का लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इसमें मैं और ऐड करता हूँ कंसंट्रेशन टर्म को, इसमें मैं और ऐड करता हूँ। चलिए, इसके बाद 7th नंबर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऐसे भी अपने को मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो पता होना ही चाहिए, बाकी इसका यूज काफ़ी ज़्यादा है कंसंट्रेशन टर्म एज वेल एज सॉल्यूशन में। मैंने क्या बोला आपको, अगर सॉल्यूशन मेरे पास है तो सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट कौन कौन से? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर दो A से और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर दो B से। मान लेते हैं इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं Na और इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं Nb, तो टोटल मोल्स कितने हुए? टोटल मोल्स हो गए, टोटल मोल्स हो गए Na प्लस Nb, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, मोल फ्रैक्शन जैसे ही बोलता है तो आपको देखना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का पूछ रहा है या मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का पूछ रहा है। मान लेते हैं पहले उसने पूछा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बोला कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बताओ, तो इसको सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे XA से, और ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, हर बार XA दिखा मतलब वो मोल फ्रैक्शन की ही बात कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। XA, ये जितने अपन सिंबल्स ले रहे हैं यहाँ पे, वो सब के सब इसके स्टैंडर्ड आप कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब देखिए XA मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट Na बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb। इस तरीके से अगर वो मेरे से सॉल्वेंट के लिए पूछता तो सॉल्वेंट के लिए मैं क्या बोलता? बोलता सर अब XB डिफाइन होगा और ये होगा Na बाई, ऊपर में सॉल्वेंट आ गया तो Nb बाई Na प्लस Nb, है ना। अपार्ट फ्रॉम डैट आप देख सकते हैं रिलेशन कि XA प्लस XB क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन मतलब ये है कि अगर वो पूरा यूनिट 1 है तो उसमें आपका कितना कंट्रीब्यूशन है। जैसे 100 में बोलते हैं आपका 50%, 100 में 60%, तो 100 में अगर 60% मतलब 0.6, 100 में आपका 30% मतलब 0.7, तो एक अगर 0.7 है तो दूसरा ऑटोमेटिकली 0.3 हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए अपन क्या करेंगे, अगर एक को कैलकुलेट कर लिया तो दूसरा अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। तो XA और XB कैलकुलेट करना है, आपस में ये रिलेशन देखना है।
x से निकाल लिया, 1 में से उसको माइनस कर दिया, x भी अपने आप निकल जाएगा। एंड यू आर अवेयर कि किसका अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए, सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए, तो ऑब्वियसली x भी हमेशा ज़्यादा हुआ करेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के बाद स्टूडेंट्स कई बार ऐसे ही थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने वाला बात है, ऐसा नहीं है कि इसको इंक्लूड करना जरूरी है, मास फ्रैक्शन की भी बात कर देता है। स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन टर्म तो नहीं है वैसे मास फ्रैक्शन, लेकिन आपको घुमाने के लिए कर देगा। तो कुछ नहीं है, फिर वही कहानी है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। मान लेते हैं सॉल्यूट का मास Ma, सॉल्वेंट का मास Mb, तो इस जगह पे अगर उसने मास फ्रैक्शन पूछा, मास फ्रैक्शन पूछ लिया, तो मास फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, किसका पूछा ये देखो, पहले मास फ्रैक्शन पूछा सॉल्यूट का, तो कैसे निकालेंगे, बोलेंगे मास ऑफ A बाई टोटल मास Ma प्लस Mb, बस यही कहानी और कुछ नहीं यार। अगर वो सॉल्वेंट के लिए पूछता तो क्या बोलते हैं, Mb बाई Ma प्लस Mb, कहीं यूज हो जाए इसलिए यहाँ लगा दिया मैंने आपको। तो ये दो सेट आप अलग से ध्यान में रख लीजिए, इसका भी यूज होने वाला है। सारे कंसंट्रेशन टर्म अपन नोट करते हुए चलेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। चलो यार अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 9 और 10, 10 कंसंट्रेशन टर्म मेनली ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक आ जाता है इसके बाद ppm। ppm का मतलब क्या हो गया, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। और दूसरी तरफ आ जाता है हमारे पास 10th नंबर में ppb। ppb का मतलब क्या हो गया, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। एक तरफ मिलियन है, एक तरफ बिलियन है ना। अब कुछ भी नहीं है, आपको करना क्या है, जनरली ऐसा होता है कि जब बहुत बड़े अमाउंट को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, छोटे मोटे सॉल्यूशन की बात नहीं रहेगी। जैसे जब मामला आ जाएगा पूरे पॉल्यूशन का, कि एयर हमारा पॉल्यूटेड है, उसमें बताइए SO2 कितना है, NO2 कितना है, कार्बन मोनोक्साइड कितना है, तो जनरली उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ppm में। और वाटर के अंदर जो कंटामिनेशन है उसको भी ppm में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ppm एंड ppb आर क्वाइट रिलेटेबल, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ppm की बात करें अगर स्टूडेंट्स हम लोग सॉरी, तो ये हो जाता है, आप वैसे ऐसे ध्यान रख लो, ऊपर में अमाउंट लो सॉल्यूट का, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कोई भी यूनिट ले सकते हैं, एनी यूनिट, ml ले सकते हैं, ग्राम ले सकते हैं, अमाउंट की बात बोल दिया इसने, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूट का अमाउंट लेंगे जिस यूनिट में, वही सेम यूनिट यूज होगा सॉल्वेंट के लिए। और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 टू द पावर 6 से, और ये 10 टू द पावर 6 क्या है, 1 मिलियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से नीचे में ppb के लिए ये सेम फॉर्मूला आ जाएगा, और इंटू 10 टू द पावर 9। तो सिर्फ यही डिफरेंस है कि इसमें 10 टू द पावर 6 की जगह 10 टू द पावर 9 कर दिया। तो इतने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला अगर आप ध्यान में रखेंगे, रखना ही होगा तभी क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनने वाला है। तो टोटल 10 कंसंट्रेशन टर्म्स आपके पास आ गए। अभी आपको फील नहीं हो पा रहा होगा अगर आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं तो, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चंस डिस्कस होगा आपको ऑटोमेटिकली फील होने लग जाएगा कि मेनली ये किसकी बात कर रहा है और कहाँ इसके क्या एप्लीकेशंस आते हैं। तो पहले 3 सेट परसेंटेज वाले, दूसरा मोलैरिटी मोलालिटी नॉर्मेलिटी वाला, और नॉर्मेलिटी के लिए कौन सा यूनिट यूज करेगा, सिंबल यूज करेगा n। सारे सिंबल्स कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हैं। वो अगर मास परसेंटेज बोला, W/W की जगह वो ये भी वर्ड यूज कर सकता है, मास परसेंट, या फिर यूज कर सकता है परसेंटेज, परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वेट, या फिर परसेंटेज मास बाय मास। ऐसे लैंग्वेजेस के यूज बहुत कम ही होते हैं, जनरली वो किसका ज़्यादा यूज करेगा, सिंबल्स का यूज करेगा। तो सिंबल्स का यूज करेगा तो ये सब बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इसको ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है ना। चलो मोल फ्रैक्शन में बता ही दिया मैंने आपको सिंबल XA एंड XB, तो आप लोग भी नोट्स अगर बना रहे हो तो उसको हाईलाइट करते हुए चलो कि ये सिंबल्स इसके होने चाहिए, ओके ठीक है। अब मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, और क्वेश्चन के जो टाइप्स होते हैं अगर टाइप वाइज आप लेके चलेंगे तो क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे आपको और बहुत अच्छे से सॉल्व हो पाएगा। टाइप नहीं समझ पाए तो फिर गए काम से, है ना। चलो यार अब क्वेश्चंस तो आ गया सामने। क्वेश्चंस इसमें आई थिंक स्विचिंग वाला मैंने अलग से बनाया हुआ है, ठीक है ठीक है, स्विचिंग वाला फिर अलग कॉन्सेप्ट है तो ठीक ही है, स्विचिंग के टाइम पे उसको डिस्कस कर लेंगे। पहले अब नॉर्मल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म में पहला क्वेश्चन इसमें बोला है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन कंपोज्ड बाय 92 ग्राम ग्लिसरॉल एंड 90 ग्राम वाटर, ठीक है। 92 ग्राम ग्लिसरॉल ले लिया, 90 ग्राम वाटर ले लिया, बोल रहा है मोल फ्रैक्शन बताइए।
देखिए इसमें मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, जाहिर सी बात है, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए ए यानी सॉल्यूट का, और नंबर ऑफ मोल्स बी यानी सॉल्वेंट का। सॉल्यूट किसको ले लें, सॉल्यूट अपने को यहाँ पे वैसे 92 ग्राम ग्लिसरॉल है, तो ग्लिसरॉल को लेके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर हम लोग देखें तो इसका जो मोलिकुलर मास है, मोलिकुलर मास भी 92 दे रखा है, तो 92 दे रखा है, तो ये हो गया अपने पास सॉल्यूट 92/18, और जो बी है यानी वाटर के लिए 90/18 है ना। आप देख सकते हैं इसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट अपन इसी को लेके चलेंगे। अब इसने बोला है मोल फ्रैक्शन बताइए, तो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, XA इज इक्वल टू Na 92/18 बाई Na प्लस NB 92/18 प्लस 90/18, इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, आपको XA मिल जाएगा। कैलकुलेशन में अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। XB निकालना है तो कुछ नहीं कीजिए, 1 में से XA को माइनस कर दीजिए, तो ये आपका XB भी निकल जाएगा। वैसे इन्होंने मोल फ्रैक्शन दोनों ही कंपोनेंट्स के लिए पूछा है, तो ये रहा XA, ये रहा XB, कुछ नहीं था। नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको पता है तो उसके अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये सिंपल है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, सेकेंड नंबर। सेकेंड इसने बोला स्टूडेंट्स कि कैलकुलेट द मोलालिटी, इस पे ध्यान देना जरूरी है, मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो कुछ नहीं है, देखिए फॉर्मूला बेस्ड लेवल 1 का क्वेश्चन है, तो मैं ज़्यादा इसमें एलोबरेट कुछ कर नहीं रहा हूँ, उतना वो लायक ही नहीं है उसके। तो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ NaOH, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास सॉल्यूट कौन है, 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपके पास सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट नहीं कुछ होता है तो वाटर ही होता है, और वाटर वैसे दे दिया है इसने 250 ग्राम वाटर, 250 ग्राम वाटर दे दिया है, ठीक है ना, ये दे दिया। और पूछा क्या है स्टूडेंट्स, मोलालिटी, तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो क्या मुझे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि Na निकाल लेना चाहिए ना, अगर इसका नाम A देता हूँ और इसका नाम B देता हूँ तो Na निकाल लेते हैं। Na क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स बाई वेट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होगा, मास इन ग्राम बाई मोलिकुलर मास, तो मास इन ग्राम 20 और मोलिकुलर मास NaOH का कितना होता है 40, तो ये कितना आ गया 1/2, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स, यानी सॉल्यूट का मोल आपका रेडी है। दूसरा क्या रेडी करना पड़ेगा आपको, मोलालिटी का फॉर्मूला देखिए, उससे रिलेट करने का कोशिश करिए। मोलालिटी में दूसरा जो आपको देखना पड़ेगा वो है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी पे आते हैं। वेट ऑफ सॉल्वेंट ये रहा 250 ग्राम, ग्राम में है, इसको केजी में कर दो, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, केजी में, और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी करेंगे तो अपने को 250 ग्राम दे रखा है, और 250 ग्राम को क्या कर देंगे 1000 से कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 0.25, इतना आ गया, ठीक है। चलिए अब देखिए मोलालिटी निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स 1/2 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना आ गया 0.25, यहाँ पे 0.25 लगा दिया, ऐसे करके ये हो गया 1/0.5, इसका मतलब ये हो गया 2, सो इसकी मोलालिटी कितनी है 2 है ना। चलो आप चाहते तो मेरा जो तरीका है जो आपको आगे से सॉल्व करना है वो कैसे है, मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इसी जगह पे काम कर लो, नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट यहाँ डाला करो कि ये 20/40 है, बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना 250 इन केजी, वो ग्राम में ही देगा, आपको हर बार ऊपर में 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना रहता है अभी कुछ ही टाइम के बाद जब 2-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप भी ये काम करने लग जाओगे, अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला में ही उसको पुट करके सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। ओके, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट नीडेड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 1 MCuSO4, ठीक है ना। 1 MCuSO4 बनाने के लिए कितना ग्राम कॉपर सल्फेट लगेगा ये अपने से पूछ रहा है, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। 1 MCuSO4 यानी यहाँ जो फॉर्मूला यूज होगा स्टूडेंट्स वो किसका यूज होगा, मोलैरिटी का, और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, बाई वेट ऑफ, नहीं मोलालिटी है ना, मोलालिटी है, मोलालिटी मतलब कैपिटल एम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, लीटर में। चलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वही तो निकालना है, तब तो ग्राम पे पहुंचेंगे, उसको एन रख लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 250 दिया है 250 दिया। अब 250 जो ml है इसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए,
लीटर में कन्वर्ट करने का मतलब हो गया कि 1000 से ऊपर में मल्टीप्लाई कर लिया। मोलारिटी कितना है 1, यहाँ से जो n की वैल्यू आई वो आ गया 250/1000, यानी कि 1/4 मोल कॉपर सल्फेट अपने को लेना पड़ेगा। तो 1/4 मोल कॉपर सल्फेट अगर आप ले लेते हैं कितने में, 250 ml वाटर में, मतलब 250 ml सॉल्यूशन में, तो आपको 1 मोलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। इज दैट ओके? चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड के बाद फोर्थ वन, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। मैं तो चाहूँगा कि आप पहले इसको ट्राई कर लो। यहाँ पे भी वही बात पूछ रहा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ 0.2 m H2SO4 सॉल्यूशन। तो देखिए किसकी बात हो रही है, मोलैरिटी की। तो मोलैरिटी का मतलब वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी कितना दिया 0.2, नंबर ऑफ मोल्स को n ही रहने दो, वॉल्यूम इन लीटर। मैंने बार बार बोला है ना, नीचे ml देगा, ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई करने का हैबिट बना लो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो इस जगह से स्टूडेंट्स अपने को पता चला, ये तो 2 टाइम्स चला गया, n क्या हो गया 0.2/2, है ना, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। इसने मोल्स नहीं पूछा है, पूछा है ग्राम्स, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2SO4। तो ग्राम क्वांटिटी निकालने के लिए आपको पता है ना फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मोल में उसके मोलर मास से यानी कि मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.2/2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 98। इसको लेके आगे बढ़ोगे, सॉल्व करोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मतलब ये हो गया अपने को 54, और 54 में अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 254 है 8 10, यानी कि 10.8 ग्राम के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये रहा। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो बेसिक कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उसके ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। अब हम लोग स्विचिंग से पहले 2 और क्वेश्चंस हैं उसको भी डिस्कस कर लेते, ज़्यादा बेहतर रहेगा। 5th नंबर पे आइए। 5th नंबर आ गया पीपीएम का। पीपीएम में क्या होता है बताइए। पीपीएम में मैंने बोला हुआ है कि ऊपर में जो अमाउंट लिया किसका, सॉल्यूट का, और नीचे में किसका अमाउंट लिया स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन का। दोनों का यूनिट पहले सेम करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यही पे मामला फंसता है। और 10⁶ से मल्टीप्लाई करने का पीपीएम में। कैलकुलेट द पीपीएम ऑफ मरकरी इन वाटर। मैंने बोला था ना कि जनरली ये पॉल्यूशन वगैरह को मेजरमेंट करने के लिए यूज करता है। तो वाटर में क्या है, मरकरी एज ए पॉल्यूटेंट आ गया। अब मुझे उसको पीपीएम के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है सो दैट मैं बता सकूं कि मेरा जो वाटर है वो कितना कंटामिनेटेड है। तो देखा गया है कि 500 ml सैंपल जब लिया गया वाटर का तो उसमें 30 मिलीग्राम मरकरी मिल रहा है। ठीक है ना, तो पीपीएम में एक्सप्रेस करना है। अब आप एक बात बताओ, मरकरी तो दे दिया आपको किसमें, मरकरी दे दिया मिलीग्राम में, और वाटर दे दिया 500 ml में। एक तरफ अमाउंट दे दिया, एक तरफ वॉल्यूम दे दिया। कैसे काम करेंगे, कुछ नहीं, दोनों को कन्वर्ट कर देंगे। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप मिलीग्राम रहने देना चाहते हो, रहने दो, 30 मिलीग्राम मरकरी। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब एक बात और, यहाँ पे कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है, उनको लगता है कि सर वाटर तो हमारा सॉल्वेंट है, यहाँ पे आप वाटर का अमाउंट तो नहीं डाल सकते नीचे में, उसमें वाटर प्लस उसका अमाउंट ऐड करना पड़ेगा सॉल्यूट का। नहीं, जब अपन पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं या वाटर में पीपीएम के कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल वो जो वाटर का सैंपल है वो सॉल्यूशन ही है, और उस सॉल्यूशन में ऑलरेडी कौन प्रेजेंट है, मरकरी प्रेजेंट है। तो नीचे में सॉल्यूशन में यही डालेंगे, जो अमाउंट ऑफ वाटर है वही डालेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह गया, वो खुद ही पूरा सॉल्यूशन है जिसके अंदर कंटामिनेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आप H2O2 वाले भी करते हैं हाइड्रोजन चैप्टर में, तो वहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा। चलो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स या हार्डनेस वाले क्वेश्चंस करते हैं, वहाँ पे भी समझ में आता है। 30 मिलीग्राम है और 500 ml सॉल्यूशन है। अब ध्यान देना, ये जो 500 ml सॉल्यूशन है ना, इसने बोल तो दिया 500 ml सॉल्यूशन, लेकिन ये सॉल्यूशन कुछ नहीं है, ये है एक्चुअली में 500 ml वाटर ही, इसको कंसीडर कर लो। अब प्रॉब्लम हमारे साथ ये आ रहा है कि ऊपर तो मिलीग्राम ले लिया, नीचे मिलीलीटर कैसे लेंगे, वाटर है, और वाटर का डेंसिटी कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 ग्राम पर सीसी या 1 ग्राम पर ml। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जितना ग्राम उतना ml, जितना ml उतना ग्राम। सो 500 ml का मतलब है इस जगह पे जो अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है 500 ग्राम। बस यही बात पहुंच गया, हर बार वाटर में यही काम करता है। ml है तो ग्राम है, kg है तो लीटर है, डायरेक्टली लेके चल सकते हैं। अब देखो ऊपर में मिलीग्राम 30 और नीचे में 500 ग्राम, तो इस 500 को भी मिलीग्राम में ही कन्वर्ट कर लो 10⁻³ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
और फिर इसको 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दो। इसको लेके आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो ppm में एक्सप्रेस हो जाएगा कि भाई वाटर का जो पॉल्यूशन है वो इतना है, इतने ppm पे है, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th के बाद 6th नंबर देखिए बेसिक ही था, लेकिन ये एडवांस 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। कितना बढ़िया सवाल है। अब तो इसको लोग एज ए फैक्ट ही याद रख लेते हैं क्योंकि यूज होता है और बहुत बार पूछता है। मोलैरिटी ऑफ वाटर एट 4°C, कुछ डेटा ही नहीं दिया, सीधा बोल दिया मोलैरिटी ऑफ वाटर बताओ 4°C पे, और एडवांस में आया हुआ सवाल है ये, और इसके बाद से ये फैक्ट ही बन गया, लोग इसको रट जाते हैं। लेकिन आप जरा समझ लो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, वाटर की जो डेंसिटी है ना स्टूडेंट्स, जो आप बोल देते हैं कैजुअली कि वाटर का डेंसिटी सर 1 ग्राम पर ml है, ये 1 ग्राम पर ml जो डेंसिटी है ये कब डिफाइन होता है पता है आपको? 4°C पे। 4°C पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे डेंसिटी कम होता चला जाएगा। अच्छा 4 से पहले क्या हुआ? वाटर और आइस के केस में आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आइस सॉलिड होते हुए भी उसकी डेंसिटी कम है। तो 0°C पे आइस की डेंसिटी है 0.9। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, पहले हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने से जो केज टाइप स्ट्रक्चर है वो श्रिंक हुआ, श्रिंक होने से वाटर पे पहले आए, तो डेंसिटी तो बढ़ेगा क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है वो घट गया। क्योंकि देखो ना, डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जितना घटेगा डेंसिटी उतना बढ़ेगा। तो स्टार्टिंग में वॉल्यूम घटता है और वो पीक पे कहाँ जाता है? 4 पे, और 4 के बाद फिर वापस घटने लग जाता है। तो आप इसको एज ए फैक्ट याद रखो कि 1 ग्राम पर ml जो बोलते हैं बोल दिया करेंगे, लेकिन वो किस टेम्परेचर पे डिफाइन होता है? 4°C पे। यहाँ इसने 4°C दे दिया, इससे क्वेश्चन और परफेक्ट हो गया। अगर वो 4 नहीं भी देता तो हम लोग इसी अप्रोच से सॉल्व कर देंगे, तुमने टेम्परेचर तो दिया नहीं है, तो नहीं दिया है तो हम लोग उसको 1 ग्राम पर ml ही लेके चल लेते, मानते कि 4 डिग्री है, बट इसने दे दिया। अब डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है 4°C पे। इसने पूछा है मोलैरिटी बताओ। अब देखो स्टूडेंट्स, कोई कंपोनेंट एक्स्ट्रा मिलाया क्या आपने इसमें? नहीं, ना कोई सॉल्यूट डाला है, कुछ नहीं, फिर भी मोलैरिटी का फॉर्मूला। तो सबसे पहले मोलैरिटी कैलकुलेट करना है तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसका? सॉल्यूट का, और नीचे क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। अब सबसे पहली बात, जैसे ही फॉर्मूला लिखा आपके दिमाग में यही सवाल आया कि सर यहाँ तो कोई सॉल्यूट है ही नहीं, जो है बस वाटर ही है, तो कोई बात नहीं, सिर्फ वाटर के लिए कैलकुलेट कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बताओ। वाटर के लिए जब तुमने बोला कि डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम वाटर इज प्रेजेंट इन 1 ml वाटर। और क्या, इसका यही तो मीनिंग है भाई, 1 ग्राम वाटर इज प्रेजेंट इन 1 ml वाटर, और क्या है? और इसीलिए 1 ग्राम वाटर कह लो या 1 ml वाटर कहो, बात वही है। तो मुझे क्या, वाटर का मास पता चला 1 ग्राम, और वाटर का वॉल्यूम पता चला 1 ml, और मुझे वही तो चाहिए, मास से मोल पे पहुंचूंगा और वॉल्यूम तो दे ही रखा है। तो चलो 1 ग्राम वाटर ये मास है, इस मास से मोल पे जाओ तो क्या आएगा? 1/18। क्या ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं कर रहा? आप तसल्ली से सोच लो, बिल्कुल कर रहा है ना। तो 1/18 हो गया। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? 1 ml। बार बार बोल रहा हूँ, ml में देता है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो क्या आ गया? 1000/18, और 1000/18 को जब सॉल्व करोगे तो आएगा 55.55। ये मोलैरिटी होता है वाटर का। तो सिर्फ अगर मोलैरिटी ऑफ वाटर पूछ दे, कुछ मिक्स विक्स नहीं किया, तो ये मोलैरिटी अपन बोल दिया करेंगे 55.55। आज के समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रहेगा तो अच्छी बात है। सॉल्यूशन के टाइम पे, आयनिक इक्विलिब्रियम पे टाइम पे इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। सो फाइनली स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस कर लिया। अब थोड़े टाइम में डिस्कस करते हैं स्विचिंग ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। चलो तब तक के लिए इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू।